मान्या जो कब से उन तीनों की नौटंकी कब से देख रही थी, उन तीनों को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रही थी जिससे उसका चेहरा और खतरनाक लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को आज शायद बहुत ज्यादा प्यार से बात कर ली मैंने इन लोगों से, इसलिए ये तीनों ये सब हरकतें देख रहे हैं। वो नीचे सीढ़ियों से आने लगी और अपनी पैनी नजरों से उन तीनों को देखने लगती है। वही वो तीनों महान अभी भी लड़ रहे थे। आरिफ भागते भागते बोला, अंडस्को देखो, आप दोनों जो मेरे साथ कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, मैं वाइफी जी को बोल दूंगा आप दोनों के बारे में। नवीन ने उसके पीछे भागते हुए कहा, अंडस्को हाँ, तुम्हें हम बोलने लायक छोड़ेंगे तब न, अगर तुमने अपना मुंह मान्या के सामने खोला न तो। तभी आरिफ ने मान्या को देख लिया और उसके पीछे छुप गया और बोला, अंडस्को वाइफी जी बचाओ मुझे इनसे, ये तो मुझ बेचारे पंडित के पीछे ही पड़ गए हैं। मान्या ने नवीन की बात सुन ली और घूर के देखते हुए नवीन से पूछा, अंडस्को अगर आरिफ ने मेरे सामने मुंह खोल दिया तो तुम क्या करोगे नवीन। नवीन और मेघना जो मान्या को नीचे देख हैरान थे, मान्या की बात सुन और घबरा गए। वो कुछ बोला, अंडस्को वो मान्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। मान्या ने तीनों घूर के देखते हुए कहा, अंडस्को ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है नवीन। नवीन के तो पसीने छूटने लगे। वही मेघना टेढ़ी नजरों से नवीन को देखा, उसने धीरे नवीन से कहा, अंडस्को नवीन सच बोल दो कि आरिफ ने हमारे ऊपर पानी गिराया था। नवीन ने मेघना की ओर देखा जो मान्या की ओर ही देख रही थी। नवीन ने भी मान्या की ओर देखा जो उसे घूर के देख रही थी। नवीन ने कहा, अंडस्को मान्या शांत हो जाओ, तुम्हारे ही इस पंडित ने हमारे ऊपर पानी फेंका था। आरिफ ने जब ये सुना तो तुनक के मान्या के पीछे से बाहर निकाला और बोला, अंडस्को हूँ, मैंने तो बस उन दोनों को लड़ने से रोका था वाइफी जी। नवीन ने हाथ बांधते हुए कहा, अंडस्को अच्छा तो पानी फेंकने की क्या जरूरत थी, देखो मान्या तुम्हारे इस हस्बैंड को हम पर पानी पहले फेंकी थी इसलिए हम दोनों इसके पीछे पड़े हुए थे। आरिफ ने जब देखा कि नवीन उसकी शिकायत उसकी माफिया बीवी से कर रहा है तो उसने अपना इमोशन कार्ड यूज करते हुए मान्या से कहा, अंडस्को वाइफी जी देखिए इन लोगों को कैसे मुझ जैसे भोले पंडित पर ये लोग इल्जाम लगा रहा है। मान्या ने आरिफ की ओर देखी जो अपने आंखों में फिर से मोटे मोटे आंसू लिए उसे ही देख रहा था जैसे कह रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मान्या तो अपने भोले पंडित के आंखों में आंसू बर्दाश्त कर सकती थी, नहीं चाहे वो आंसू नकली ही क्यों न हो। वही नवीन और मेघना तो हैरानी से आरिफ को देख रहे थे, जैसे अपने मन में ही बोल रहे हैं, हो अंडस्को क्या नौटंकी बाज आदमी है बेमतलब, इतना अच्छा इमोशनल एक्टिंग तो हमारी मान्या भी नहीं कर सकती जितनी अच्छी एक्टिंग ये कर रहा है, इसे तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो इसे जरूर मिल जाएगा। मान्या ने नवीन और मेघना की ओर देखा जो मुंह खोले आरिफ को देख रहे थे। उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, अंडस्को तुमने मेरे पंडित पर आरोप कैसे लगाए, इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी, जाओ सारे हॉल और बाहर पूरे गार्डन की सफाई तुम करोगे। नवीन और मेघना जो मान्या की अभी आवाज सुन होश में आए थे, मान्या की सजा सुनकर तो बेहोश होने का मन कर रहा था, मतलब वो दोनों लॉयर थे न कि कोई सर्वेंट या माली। मेघना ने ऑब्जेक्शन उठाना चाहा, अंडस्को मान्या हम दोनों ये सब काम कैसे करेंगे। मान्या ने कहा, अंडस्को हाथों से, क्योंकि तुम पैरों से तो कर सकती हो नहीं। नवीन ने कहा, अंडस्को लेकिन मान्या। मान्या ने नवीन के बोलने से पहले माना करते हुए कहा, अंडस्को मैंने जो कहा वो फाइनल है, जाओ तुम दोनों, आरिफ तुम दोनों के साथ काम नहीं करेगा। आरिफ ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा ली और दयनीय बनने का एक्टिंग करने लगा, जैसे कि उसके साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ। मान्या ने उसकी वो मुस्कान देख ली जिससे उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। नवीन और मेघना ने एक दूसरे को देखा जहां वो एक दूसरे को बोल रहे हो, अंडस्को क्यों हम इस हार्टलेस औरत को के दोस्त बने। उन दोनों को खून के आंसू रोने का मन कर रहा था। इन दोनों ने आरिफ को देखा जो शायद खुशी से अपने अंदर झूम रहा था, जैसे उसे तो घर के कामों से छुट्टी मिल गई हो। उन दोनों ने पैनी नजर से आरिफ को देखा और मन में बोले, अंडस्को चालक आदमी। मान्या उन दोनों को देखा और सिर को सहलाते हुए कहा, अंडस्को जाओ काम करो अपना और आरिफ मेरे रूम में आओ। आरिफ सोचने लगा कि मान्या ने उसे क्यों बुलाया है। उसने नवीन और मेघना की ओर देखा जो अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए उसे ही देख रहे थे, जैसे कहा रहे हो, अंडस्को जाओ बेटा अब तुम्हारी बारी है सजा मिलने की। आरिफ ने थूक निगला और मान्या के रूम की ओर जाने लगा। नवीन और मेघना आरिफ को मान्या के रूम जाते हुए देखते हैं।
मेघना ने नवीन से पूछा, अंडस्को अब बोलो, क्या करोगे, हॉल की सफाई करोगे कि गार्डन की? नवीन ने मेघना की ओर देखा और पूछा, अंडस्को क्यों, तुम क्या करना चाहती हो? मेघना ने कहा, अंडस्को ऑब्वियसली एक काम, अब क्या अपने बीवी से इतना काम करवाओगे तुम? नवीन ने जब ये सुना तो उसे याद आया कि मेघना प्रेग्नेंट है। वो बोला, अंडस्को तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, वैसे भी मेरे से लड़ने और भागने के कारण तुम थक चुकी होगी। मेघना ने जब ये सुना तो हैरानी और खुशी से बोली, अंडस्को रियली, तो काम कौन करेगा अगर मैं बैठी रहूंगी तो? नवीन ने चिढ़ के मेघना को देखा जिसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने कहा, अंडस्को अब तुम काम नहीं करोगी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना? मेघना ने बड़ी सी स्माइल दी और नवीन के एक शोल्डर को हक करते हुए कहा, अंडस्को ओ नवीन, यू आर सो केयरिंग, मुझे आशा है तुम मेरी केयर ऐसे ही करते रहोगे। मेघना बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब शादी के बाद नवीन ने उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो तो हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता था, लेकिन आज वो बिल्कुल उसके पहले वाला नवीन ही लग रहा था। लेकिन तभी नवीन ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। नवीन ने कहा, अंडस्को हाँ, मुझे तुम्हारी केयर तो करनी ही होगी ना, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने जो वाला है, इतनी केयर तो मैं कर ही सकता हूँ। मेघना ये बात सुन पड़ गई। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था। मतलब नवीन उसकी केयर सिर्फ उसके बच्चे के लिए कर रहा था, मतलब नवीन को उसकी केयर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेघना को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, नवीन ने कहा कि उसका केयर वो अपने बच्चे के लिए कर रहा है। कैसा बच्चा, जो कभी था ही नहीं, कभी वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो बच्चा कैसे आ सकता था? जब नवीन को ये पता चलेगा तो क्या करेगा वो? क्या वो उससे डाइवोर्स ले लेगा? डाइवोर्स ख्याल आते ही उसका दिल घबरा गया। उसने नवीन की ओर देखा जहां शायद वो कुछ सोच रहा था। मेघना नवीन से बहुत प्यार करती थी और उससे डाइवोर्स का ख्याल ही उसके लिए डराने के लिए काफी था। उसका बैलेंस बिगड़ने लगा बिकॉज उसे रियली चक्कर आ रहे थे। तभी नवीन ने उसे संभाल लिया और इसके कंधों को पकड़ के बोला, अंडस्को मेघना, क्या हुआ तुम्हें? मेघना को उसकी आवाज में उसके लिए फिक्र साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन ये फिक्र उसके लिए नहीं, उसके बच्चे के लिए थी। मेघना ये जान चुकी थी। मेघना ने कुछ नहीं कहा। नवीन तो सोच रहा था कि उसने यही वक्त में केयर की बात क्यों की और बच्चे का जिक्र क्यों किया। क्या वो बस अपने बच्चे के कारण बस उसके केयर करने की बात की, जिसे क्या मेघना को ये नहीं लगेगा कि वो बस उसके बच्चे से मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं था। उसे बच्चे की ही बस कद्र नहीं थी, उसे मेघना की भी फिक्र थी, लेकिन उसके गलत तरीके बोलने से शायद मेघना ने उसे गलत समझ ले। वो यही सब सोचते सोचते नवीन ने उसको सोफे बैठाते हुए कहा, अंडस्को लगता है ज्यादा भागने से तुम्हें थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, तुम रेस्ट करो। मेघना ने कहा, अंडस्को हाँ, क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? नवीन ने मेघना के आवाज में थकावट महसूस किया। उसने हाँ में सिर हिलाया और उसे कंधे से उठाने लगा। मेघना सोफे से उठ गई। नवीन उसको ले जाने लगा तो मेघना ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, अंडस्को मैं खुद से जा सकती हूँ। नवीन ने मेघना को देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। नवीन उसको रोकना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर रिग्रेट झलक रही थी। उसने तब तक मेघना को देखा जब तक वो अपने रूम में नहीं चली जाती। नवीन ने देखा कि मेघना चलो गई है तो उसने कस के आंखें बंद की और सामने पड़े बकेट को जोर से किक की और वो बकेट दूर जाकर गिरा और टूट गया। नवीन ने अपने ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को डैम इट, मैंने फिर से मेघना को नाराज कर दिया। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? कितने दिनों बाद उसने मुझसे ऐसे बात की थी। नवीन खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। वही मेघना गई नहीं थी, लेकिन उसने नवीन को बकेट को किक करते हुए देख लिया था। हाँ, वो थोड़ी दूर थी इसलिए उसके शब्द उसे सुनाई नहीं दिया। मेघना ने खुद से कहा, अंडस्को ये नवीन को हुआ क्या है? इतना सोच वो फिर से नवीन को देखने लगी। वही आरिफ मान्या के पीछे पीछे उसके रूम में आ गया था। उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि उसकी माफिया बीवी क्या करेगी। वो कमरे में एंटर करता है जहां उसे मान्या सोफे में बैठी दिखती है जो अपने सर को मसल रही थी। मान्या ने बिना देखे ही आरिफ को कहा, अंडस्को यहाँ बैठो। आरिफ ने थूक निगला और उसके पास गया और थोड़ी सी दूरी खड़ा हो गया। मान्या को जब महसूस हुआ कि आरिफ उसके पास नहीं बैठा है तो उसने अपना सिर उठाया और सर्द आवाज में कहा, अंडस्को आई सेड सीट हियर आरिफ। आरिफ ने उसके चेहरे को देखा जहां उसकी आंखें लाल थी। आरिफ उसके पास गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो भोलापन जो उसके चेहरे पर दिखता था वो आज मान्या के सामने तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो उसके पास बैठ गया
और अपने नीली आंखों से उसे देख रहा था। मान्या, जिसकी नीली आंखें आज सुंदर नहीं लाल दिख रही थी। मान्या अपने सोफे से उठ गई। आरिफ ने अपनी सर्द आंखों से उसे देखा, जहां आज कोई इमोशन नहीं था। मान्या ने उसके चेहरे के पास आई और उसकी आंखों को देखने लगी, जहां उसे आज कोई भोलापन नहीं दिख रहा था। मान्या बस अपने आंखों से उसे देखी और धीरे से बोली, अंडस्को, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना ही कहना था। आरिफ ने मान्या को अपने गोद में खींच लिया, लेकिन मान्या को आज आरिफ के ये एक्शन को देख कोई हैरानी नहीं हुई, न ही वो कुछ रिएक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें जरूर बंद थे। और आरिफ उसे अपने सीने से लगा कि उसके सर को सहलाने लगा और सामने की ओर देखने लगा, जहां मान्या का फोन रखा हुआ था। उसने उसका फोन उठाया और उसके फोन का लॉक अपने आप खुल गया, क्योंकि इसमें फेस लॉक लगा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, मान्या का फोन में आरिफ का फेस लॉक क्यों लगा हुआ था? क्या आरिफ ने मान्या के फोन में फेस लॉक लगाया था कि मान्या ने? ये बताना तो शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आरिफ उसके फोन में से कुछ निकाल के पढ़ रहा था। वो जितना आगे पढ़ रहा था, उसकी आंखें और गहरी हुई जा रही थी। उसने फोन को बंद किया और मान्या को देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिख रहे थे, जो ये बात की गवाही चीख चीख के दे रहे थे कि वो कितने दिनों से नहीं सोई है। उसने मान्या के माथे से उसके बालों को साइड करते हुए, इसके कान के पीछे करते हुए अपने मन में कहा, अंडस्को, क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? मान्या, जब तुम्हारा आरिफ तुम्हें सबसे सिक्योर करना चाहता है, क्यों इतनी मेहनत करती हो, जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? मान्या ने उसकी बात तो नहीं सुनी, लेकिन एक स्माइल के साथ उसके सीने से और लग गई, जैसे उसे गर्मी की जरूरत हो और वो अभी सबसे सेफ प्लेस में हो। आरिफ ने उसके कंधों को कस के पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसके फोन को देख रहा था, जहां फिर से वो सब पढ़कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। पता नहीं क्यों मान्या ये सब कर रही थी। आरिफ ने फोन डीबी को टेबल में पटकते हुए रख दिया और मान्या को गोद में उठा के उसके बेड में लेटा दिया और उसे चादर से उड़ा के और लैंडलाइन से एक कॉल करते हुए कहा, अंडस्को, हेलो डॉक्टर नवीन, जो हॉल को परेशानी से देख रहा था कि वो शुरू किससे करे। उसे लगा कि वो हॉल को बाद में करेगा, पहले पहले वो गार्डन की सफाई कर ले, इसलिए वो जल्दी से गार्डन की ओर गया, जहां जाकर उसे पछतावा हुआ कि उसने क्यों इतना मेघना और खासकर उस पंडित आरिफ को परेशान किया। मतलब सच में वो गार्डन इतना बड़ा था, उसे साफ करते करते वो कहीं बेहोश न हो जाए। पूरे फील्ड में बड़े बड़े ग्रास बड़े हुए थे और उसे पौधों में पानी भी देना था, इसलिए उसने सोचा कि वो पहले पौधों में पानी दे देगा। इसलिए उसने पानी खोजा, लेकिन उसे कहीं मिला नहीं। लेकिन वहां एक बड़ा सा फाउंटेन था। नवीन ने सोचा को वो क्या करे, तभी उसे वहां पर पानी का पाइप दिखा। उसने उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखा और उसके नोजल को जैसे घुमाया, पानी का स्पीड हाई लेवल पर ऑन हो गया। पानी के इतने तेज गति से आता देख नवीन हैरान रह गया। पौधों को तो नहीं, लेकिन नवीन फिर से जरूर गिला हो गया था। सच में आज उसके दिन बस पानी पानी ही गुजरा था। वही दूर से मेघना उसे देखकर अपना सिर पीट रही थी। उसने कहा, अंडस्को, ओह गॉड, कब पता नहीं इस नवीन को अकाल आएगी। मतलब एक पाइप को नहीं संभाल पा रहा है ये आदमी, मुझे इसे अकेले करने ही नहीं देना चाहिए था। फिर से उसने नवीन को देखा, जो अब परेशान होकर उस पाइप को जमीन में फेंक कर अब उसने ग्रासिंग मशीन की ओर देखा, जहां वो उस मशीन को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। वो उस ग्रासिंग मशीन को देखकर बोला, अंडस्को, अरे यार, इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? तभी उसे एक रेड बटन मशीन के राइट साइड में दिखा, जिसे देख वो बोला, अंडस्को, ये कौन सा बटन है? ओह, लगता है स्टार्ट करने का बटन है। उसने वो बटन दबा दिया और मशीन स्टार्ट हो गया। नवीन ये देख खुश हो गया और खुश होते हुए बोला, अंडस्को, हाँ हाँ हाँ, देखा, द ग्रेट लॉयल नवीन नाथ हर वो चीज कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है। उसने बस एक ग्रासिंग मशीन ही स्टार्ट की थी, लेकिन नवीन तो उस मशीन के स्टार्ट कर देने से ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कोई महारत हासिल कर ली हो। और उस मशीन को चालू करके, जहां हर दिन वहां का गार्डनर हमेशा ऑन करके ग्रास कटिंग करता है। लेकिन उसकी खुशी एक मिनट के लिए भी नहीं टिकी, क्योंकि वो मशीन का ऑटोमेटिक कटिंग सिस्टम, जहां वो मशीन अपने आप ही सब ग्रास की कटिंग करता है और बहुत हाई स्पीड में करता है, जिससे जैसे ही मशीन चालू हुई, मशीन जल्दी से आगे बढ़ गई और उसके हेलडेल पकड़ने के कारण नवीन भी उसके पीछे खींच पड़ा। मशीन आगे आगे स्पीड से जा रहा था और नवीन पीछे पीछे घसीटे हुए आगे की ओर जा रहा था। वही नवीन के ऐसे हालत को देखकर मेघना शॉक्ड हो गई। वो जल्दी से नवीन को बचाने गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मशीन के एक पत्थर के टकराने से नवीन सीधा 10 मीटर तक उड़ के वहां के बड़े से फाउंटेन में गिर गया।
मेघना तो ये सब देख हैरान थी। वो उसके पास जा ही रही थी, लेकिन गार्डन बहुत बड़ा था, और रही बात नवीन को, वो फाउंटेन तो उससे भी ज्यादा दूर था क्योंकि उसके रास्ते घुमावदार थे। लेकिन वो जब तक पहुंचती तब तक बेचारा नवीन अपने सिर और कमर को सहलाते हुए फाउंटेन से बाहर रहा था। बेचारे को सच में अच्छी खासी चोट लगी थी। उसने अपने कमर को सहलाते हुए कहा, अंडस्को आई, मेरी कमर टूट गई। साला वो मशीन कोई काम का नहीं है, ऐसी मशीन बहुत खतरनाक है, कमर तोड़ दी मेरी। मेघना तब तक नवीन तक पहुंच चुकी थी। उसने नवीन के पास पहुंच के उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछा, अंडस्को नवीन, तुम ठीक तो हो ना? मेघना यहाँ देख नवीन हैरान रह जाता है। वो बोला, अंडस्को मेघना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेघना ने नवीन के बातों को ध्यान नहीं दिया और पूछा, अंडस्को नवीन, वो सब छोड़ो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? इतना कह उसने देखा कि नवीन ने उसके कमर में हाथ रखा है। मेघना ने भी उसके कमर पर हाथ रखा तो नवीन की चीख निकल पड़ी। मेघना घबरा गई और बोली, अंडस्को सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा दुखा क्या? नवीन ने उसके घबराए चेहरे की ओर देखा और नमे सिर हिला दिया। तो मेघना ने पूछा, अंडस्को तो चिल्लाए क्यों? नवीन ने एक स्माइल देते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मेघना कंफ्यूज हो गई। उसका चेहरा कंफ्यूज देख नवीन हंसने लगा। मेघना नवीन के हंस देख और कंफ्यूज हो गई, लेकिन जब उसे समझ आया कि नवीन ये हरकत उसको परेशान करने के लिए कहा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने नवीन के सिर पर एक थप्पड़ लगाया जिससे नवीन जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख इस समय रियल लग रही थी। मेघना घबरा गई और जल्दी से बोली, अंडस्को सॉरी, जोर से लगी क्या? नवीन ने चिढ़ के मेघना को देख और बोला, अंडस्को न धीरे से लगा, ऑफ कोर्स यार, 10 मीटर से उड़ के यहाँ गिरा हूँ, कमर में न सही लेकिन सिर में तो लगी है चोट। मेघना को बुरा लगा कि नवीन की चोट को उसने और दुखाया। नवीन ने उसके मुरझाए चेहरे को देखा तो उसने कहा, अंडस्को अब क्या यही अपने सारे गम या खुशियां जाहिर करोगी? यार यहाँ मेरे सर में चोट लगी है, ये नहीं कि अपने हस्बैंड को अंदर ले जाए। मेघना ने जल्दी से कहा, अंडस्को हाँ हाँ ले चलती हूँ तुम्हें। इतना बोल उसने नवीन के कमर को पकड़ा और अंदर की तरफ चल पड़ी। उसने नवीन को हॉल के सोफे में बैठाया और कहा, अंडस्को तुम यही रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही नवीन आराम से बैठा हुआ था। तभी आरिफ नीचे आया। वो ये देखने आया था कि डॉक्टर आए कि नहीं, क्योंकि उसने काफी देर से उसे कॉल किया हुआ था। तभी उसने नवीन को सोफे में बैठे देखा जो अपने कमर को सहला रहा था। आरिफ उसके पास गया और परेशानी से पूछा, अंडस्को क्या हूँ नवीन, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? नवीन ने ऊपर देखा जहां आरिफ उसे परेशान भरे भाव से देख रहा था। नवीन ने उसे देखा और कहा, अंडस्को कुछ नहीं यार, उस मनहूस ग्रास कटिंग मशीन के कारण ये सब मेरे साथ हुआ। आरिफ समझ गया कि नवीन उस अजीब से मशीन का बात कर रहा जिससे आरिफ ने भी ग्रास काटने की कोशिश की तो थी, लेकिन उसे ही उल्टा चोट लग गई थी। उसने कहा, अंडस्को अरे वो मशीन ही खराब है। अब तुम्हें चोट लगी चुकी है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। नवीन ने कहा, अंडस्को नहीं नहीं छोड़ दो, अगर मान्या को पता चला तो खामखा नाराज होगी। आरिफ ने वैक्यूम क्लीनर उठाते हुए कहा, अंडस्को अरे फिक्र मत करो, उन्हें नहीं पता चलेगा। नवीन ने अभी भी रेडी नहीं था। उसने कहा, अंडस्को लेकिन। आरिफ ने कहा, अंडस्को अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। इतना बोल उसने वैक्यूम क्लीनर को देखने लगा और बोला, अंडस्को इसे ऑन कैसे करते हैं? नवीन भी अपनी कमर को पकड़ते हुए उसके पास आया और बोला, अंडस्को दिखाओ मुझे। इतना कह उसने आरिफ से वैक्यूम क्लीनर को ले लिया। आरिफ ने कहा, अंडस्को तुम आराम करो, मैं कर लूंगा। नवीन ने कहा, अंडस्को नहीं मैं कर लूंगा। दोनों ने वैक्यूम क्लीनर के एक एक छोर को पकड़े हुआ दोनों उस वैक्यूम क्लीनर को ऐसे पकड़ा हुआ जैसे कि वो उन दोनों मनपसंद खिलौना हो और दोनों इसके लिए लड़ रहे हो। तभी उन दोनों से वैक्यूम क्लीनर ऑन हो गया और आरिफ जो उसे आगे की ओर पकड़ा हुआ था उसमें आरिफ की शर्ट का कॉर्नर वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाने लगा। आरिफ ने हड़बड़ी में कहा, अंडस्को नवीन रोको इसे, इसने तो मेरे कपड़े ही पकड़ लिए। नवीन ने कहा, अंडस्को रुको एक जगह, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। आरिफ ने जब ये सुना तो उसका मुंह रोने जैसे हो गया। उसने कहा, अंडस्को है यार रोको इसे, मेरा हाथ खा जाएगा नहीं तो ये। नवीन तो उसके हिलने के कारण उसको रोक भी नहीं पा रहा था। वही वहां पर एक आदमी की एंट्री हुई। दिखने में वो एक डॉक्टर ही लग रहा था। आरिफ और नवीन को देख वो बहुत अजीब लगा। तभी उस डॉक्टर ने आरिफ को देखकर कहा, अंडस्को आरिफ।
नवीन और आरिफ ने उस तरफ देखा तो वहां एक अच्छा खासा दिखने वाला डॉक्टर था, जिसे देख आरिफ खुश हो गया और बोला, अंडस्को सार्थक जल्दी आओ, मुझे बचाओ इस वैक्यूम क्लीनर से। डॉक्टर सार्थक जो बूथ बने खड़ा था वो जल्दी से बोला, अंडस्को हाँ हाँ। इतना बोल वो भी उन दोनों के पास आरिफ को छुड़ाने गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था, वो भी उस वैक्यूम क्लीनर को ऑफ करने नहीं आ रहा था। तीनों ने उस वैक्यूम क्लीनर को पकड़ लिया था और खींच रहे थे। वही मुझे तो लग रहा था कि आरिफ नहीं बल्कि वो वैक्यूम क्लीनर ही उन तीनों के बीच फंस गया है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। नवीन, आरिफ और डॉक्टर सार्थक दूर गिर पड़े। वो कोई और नहीं, बेचारा वैक्यूम क्लीनर ही उन तीनों के अत्याचार से फट गया। आरिफ ने अपने हाथ को देखा जो अब उस वैक्यूम क्लीनर से आजाद था। वो खुश हो गया और बोलने लगा, अंडस्को मेरा हाथ छूट गया। नवीन और सार्थक ने घूर के आरिफ को देखा, जैसे कह रहे हो कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, इसे उसकी चिंता न होकर अपने हाथ छूट जाने की खुशी है। आरिफ उन दोनों को देखा, फिर उसे याद आया कि हुआ क्या। उसने चारों तरफ देखा, जहां रियली सबकी हालत अब तो बद से बदतर हो चुकी थी, और मान्या के हॉल का हालत तो पूछो ही मत। अगर आज मान्या ने ये हाल अपने घर का देख लिया ना, तो पक्का आज मान्या उन सबको छोड़ेगी नहीं। वही मेघना जो कब से नवीन के लिए मेडिसिन खोज रही थी, क्योंकि उसे मिल नहीं रही थी, वो ब्लास्ट की आवाज सुन बाहर आई तो हैरान रह गई। अंडस्को ये सब क्या है नवीन? उसने नवीन को देखने के लिए वहां मुड़ा जहां उसने उसको बैठा के गया थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो और हैरान रह गई। उसने नवीन को फिर पुकारा, अंडस्को नवीन। तब तीन लोगों के दर्द से कराहते हुए आवाज आई, अंडस्को मेघना, मैं इधर हूँ। नवीन की आवाज सुन मेघना जल्दी से वहां गई और देखा जहां नवीन आरिफ जमीन में बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ एक अनजान शख्स बैठा हुआ है जो खुद अपनी कमर सहला रहा है। मेघना ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी कौन है, क्या कर रहा है। वो जल्दी से नवीन को उठाती है। बेचारा नवीन सुबह से पिट रहा है, क्या दिन हो गया है, आज उसका दिन ही खराब है। ये सोच रहा था कि मेघना ने फिर से उसके उस कमर को पकड़ लिया जिसमें उसको 2 बार चोट लगी थी, पहले उस कम्बट फाउंटेन के कारण, अब आरिफ के मेहरबानी के कारण। मेघना के ऐसे पकड़ने से नवीन की चीख निकल पड़ी, अंडस्को आह मेघना, आराम से, मारना चाहती हो क्या मुझे? मेघना ने हड़बड़ा गई, अंडस्को ओह सॉरी सॉरी, मैंने गलती से वहां टच कर दिया। उसने बड़े आराम से नवीन को सोफे में बैठाया और फिर उसे पानी दिया पीने के लिए। तभी आरिफ ने करहाते हुए कहा, अंडस्को अरे मेघना जी, मैं भी हूँ जमीन में, जरा हम पर भी दया दिखाए। मेघना ने आरिफ और उस अनजान शख्स को देखा और कहा, अंडस्को ओह सॉरी, रुको अभी उठाती हूँ तुम दोनों को। इतना बोल उसने आरिफ को उठाया और सोफे में बैठा दिया। फिर उसने सार्थक को भी उठाया, अंडस्को आप ठीक है ना? सार्थक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ थैंक यू। उसने फिर दोनों को पानी देते हुए कहा, अंडस्को ये सब कैसे हुआ तुम तीनों के साथ? तीनों ने एक साथ पानी पिया और एक साथ टेबल में रखते हुए बोले, अंडस्को बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे। इतना बोल वो तीनों एक साथ सोफे में पसर गए। तभी उस हॉल में एक आवाज गूंज पड़ी, अंडस्को क्या हो रहा है यहाँ पर? सब उस आवाज को सुन हैरान रह गए, खासकर आरिफ। उसने सोचा मान्या को तो बुखार था, वो यहाँ क्या कर रही है? उन सबने मान्या को देखा जिसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, दिखने में वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन आवाज अभी भी बुलंद थी। नवीन और मेघना तो मान्या की ऐसी हालत देख हैरान थे। वो बोले, अंडस्को मान्या क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? मान्या ने कमजोर आवाज में कहा, अंडस्को मैंने क्या तुम तीनों को पनिशमेंट देकर गलती कर दी? क्या हालत कर दी है मेरे घर का? उन तीनों के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वही सार्थक उसे देख हैरान था। वो मन में बोला, अंडस्को मान्या ये यहाँ क्या, ये इतना बड़ा घर इसका है? आरिफ ने मान्या की फिक्र करते हुए कहा, अंडस्को वाइफी जी आप यहाँ क्या कर रही है? आप रेस्ट करना चाहिए, आपको बुखार है। मान्या ने आरिफ की ओर देखा जहां उसके चेहरे पर कालिक लगी हुई थी। मान्या ने एक सोल ओढ़ा हुआ था, उसने उसके किनारे को पकड़ के आरिफ के चेहरे को साफ करते हुए कहा, अंडस्को तुम सब आराम करने कहाँ दे रहे हो? मान्या ने इतना ही कहा था कि वो बेहोश होकर आरिफ के बाहों में गिर गई। ये सब देख सब हैरान रह गए। आरिफ ने जल्दी से मान्या को पकड़ लिया और जल्दी से बोला, अंडस्को सार्थक जल्दी से मेरे साथ चलो। इतना बोल वो मान्या को जल्दी से अपने गोद में उठा लेता है और अपने रूम में जाता है। वही तीनों तो शोक में थे। उन तीनों ने जल्दी से अपना होश संभाला और जल्दी से आरिफ के पीछे हो दिए।
आरिफ के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। उसने जल्दी से रूम में सुला दिया और सार्थक अंदर आया। उसके पीछे नवीन और मेघना भी पीछे आए। आरिफ ने थोड़े सर्द और ठंडे आवाज में कहा, अंडस्को, मुझे मेरी मान्या किसी भी हालत में ठीक चाहिए। सार्थक, नवीन और मेघना तो आरिफ की बात सुन हैरान थे। उन्होंने पहली बार आरिफ के मुंह से मान्या का नाम सुना, जो कि उनके लिए बात पचने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। सार्थक के गला सूख गया और जल्दी से मान्या का चेकअप करने लगा। वहीं नवीन और मेघना तो आरिफ को इतने गुस्से में देख हैरान थे। उन्हें भी आज आरिफ से डर लगने लगा था। वहीं मेघना तो आरिफ की पर्सनैलिटी कुछ हद तक पहचान चुकी थी, लेकिन आरिफ को देख अभी किसी को भी डर लग जाता। सार्थक ने मान्या को चेक करने के बाद डरते हुए आरिफ की ओर देखा और कहा, अंडस्को आरिफ। आरिफ ने सार्थक को देखा, जो उसे देखकर डर रहा था। आरिफ ने चिढ़ते हुए पूछा, अंडस्को, अब बोलोगे भी कि मुंह में ताला तोड़ने आऊं मैं? सार्थक ने जल्दी से कहा, अंडस्को, वो मिस मानिया को निमोनिया हो गया। बहुत दिन से न सोने और लगातार काम करने के कारण इनके हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ा है, जो मुझे लगता है हमें इन्हें सार्थक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आरिफ ने कहा, अंडस्को, नहीं, यहाँ पर सब मेडिकल टीम प्रोवाइड करो। वहाँ पर मेरी मान्या नहीं जाएगी, बिकॉज उसे वहाँ पर जान का खतरा है। सार्थक ने जल्दी से कहा, अंडस्को, ठीक है। इतना बोल वो कमरे से बाहर चला गया सारी तैयारियां पूरी करने। नवीन ने आरिफ को देखा, जो रियली आज कोई पंडित तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर उसने अभी उससे पूछना चाहता नहीं था। आरिफ ने उन दोनों को देखा। वो समझ चुका था कि दोनों क्या सोच रहे हैं, खासकर नवीन, जिसे उसके बारे में 1% भी नहीं पता। उसने मेघना की ओर देखा, जिसे मेघना को समझने में देर नहीं लगी कि आरिफ क्या चाहता है। मेघना ने जल्दी से नवीन को कहा, अंडस्को, नवीन, यहाँ से चलते हैं, आरिफ है वो संभाल लेगा। नवीन ने भी हाँ में सिर हिलाया और आरिफ को देखकर वहां से चला गया। वही आरिफ ने मान्या की ओर देखा, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लगा, इतना कि उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली थी। नवीन और मेघना लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। नवीन किसी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था वो शायद ही किसी को पता होगा। मेघना नवीन को देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। नवीन क्या सोच रहा था मेघना अच्छे से समझ रही थी, लेकिन शायद उसके सोचने से उसके सवाल तो उसे कभी नहीं मिलने वाले थे। तभी नवीन ने उसे पूछा, अंडस्को, मेघना। मेघना चौंक गई और नवीन की ओर देखा, जो कब से फ्लो को देख रहा था। उसने नवीन से कहा, अंडस्को, हाँ। नवीन ने जमीन को देखते हुए ही कहा, अंडस्को, तुम्हें आज आरिफ का बिहेवियर अलग नहीं लगा? मीन्स आज उसे देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई आम आदमी हो। मेघना ने नवीन को देखा। वो उसे क्या बताती कि उसे तो आरिफ का बिहेवियर शुरू से ही अलग लगता था, और आरिफ के उसका सच जानने के बाद तो ये कंफर्म था कि आरिफ कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है, और आरिफ एक ऐसा मिस्ट्रियस मैन है जिसे कोई जानना भी चाहे तो उसकी परमिशन के बिना तो बिल्कुल नहीं जान सकता। नवीन ने देखा कि मेघना चुप है, तो उसने सर उठा के मेघना को देखा, जो कब से शायद किसी सोच में डूबी हुई थी। उसने मेघना से फिर कहा, अंडस्को, मेघना, क्या सोच रही हो? मेघना ने उसी सोच में डूबे हुए ही कहा, अंडस्को, हाँ, आरिफ की थोड़ा तो अलग लगा मुझे। नवीन जब मेघना की बात सुनी तो उसने कहा, अंडस्को, हाँ, आज वो बिल्कुल किसी अलग इंसान की तरह ही बात कर रहा था। उसे देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो थोड़ा सा भी भोला हो। मेघना को होश आया कि उसने नवीन को क्या कह दिया। उसने जल्दी से कहा, अंडस्को, हाँ, बट नवीन, तुम भी सोचो न, मान्या आरिफ की वाइफ है, और उसे ऐसी हालत में देख आरिफ थोड़ा सा घबरा गया होगा, और घबराहट में जरूरी नहीं है कि कोई कैसा रिएक्ट करे। और नवीन, वो मान्या का हस्बैंड है, तो थोड़ा सा तो गुण मान्या के आएंगे ही ना। मेघना की बात सुन नवीन को भी लगा कि हाँ, यही हुआ होगा। उसने कहा, अंडस्को, तुम सही कह रही हो। मुझे आज आरिफ की इतनी डरवानी आवाज सुन तो ये लगा कि वो पंडित है ही नहीं। नवीन ने थोड़ा हंस के कहा, अंडस्को, लेकिन तुम्हारी बात सुन तो मुझे पूरा यकीन है वो हमेशा से ही मान्या का भोला पंडित ही है। मेघना ने नवीन की बात सुन बस मुस्कुरा दिया। वही एक कमरे में आरिफ बेड पर बैठा हुआ था और सामने डॉक्टर सार्थक उसे घूर के देख रहा था। आरिफ को उसके ऐसे घूरने से चिढ़ हो रही थी। उसने चिढ़ के कहा, अंडस्को, अब घूरना बंद करोगे मुझे? सार्थक सार्थक ने आरिफ को अच्छे से देखा, स्पेशली उसके माथे में जहां एक चंदन और लाल कलर का तिलक लगा हुआ था, जो आरिफ हमेशा ही लगता था जैसे हर पंडित लगाते हैं, लेकिन वो जब से मान्या के घर गया था तब से तो उसने शायद ही कभी लगाया हो।
लेकिन सार्थक आज आने वाला था। ये बात आरिफ को मान्या के आने से पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उसे तो पहले ही पता चल गया था कि मान्या की तबीयत अभी तो बिगड़ने ही थी। सार्थक ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अंडस्को सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर, और आपके साथ मिस मानिया क्या कर रही है, और वो दोनों कौन थे। सार्थक की इतने क्वेश्चन सुन आरिफ पागल हो गया, इसलिए वो बोला, अंडस्को पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इतना बोल उसने पास रखे टेबल से पानी का जग लिया और एक खाली ग्लास में पानी भर के सार्थक के हाथ में थमा दिया। आरिफ की ये हरकत देख सार्थक सच में हैरान था। उसने कुछ कहना चाहा, तभी आरिफ की गहरी आवाज आए, अंडस्को मैंने कहा पानी पियो सार्थक। सार्थक आरिफ की आवाज सुन डर गया और जल्दी से पानी पीने लगा, और आरिफ को देखने लगा जो उसे ही अपने बिना भाव के देख रहा था। आरिफ ने कहा, अंडस्को मान्या मेरी वाइफ है, मैं एक भोला सा पंडित हूँ, और दूसरी बात तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम मान्या को देखने आए। ये बात तुम अच्छे से याद रखना सार्थक, यहाँ मेरी आइडेंटिटी एक पंडित की है। आरिफ की इतनी खतरनाक आवाज सुन सार्थक डर से कांप रहा था। दूसरा, आरिफ यहाँ पंडित है, सीरियसली ये बात तो सार्थक सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब आरिफ बोल रहा है कि वो है तो शायद वो यहाँ है। आरिफ ने आगे कहा, अंडस्को बाहर मेरे बारे में जो तुम जानते हो वो तुम्हारे मुंह से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। जो मैंने अभी कहा उसे याद रखो और मान्या का इलाज करो। आरिफ की बात सार्थक के सिर के ऊपर से जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरिफ खुद को पंडित कहने क्यों बोल रहा था। आरिफ ने कहा, अंडस्को सुना तुमने जो मैंने कहा। सार्थक ने जल्दी से कहा, अंडस्को हाँ हाँ बट सर। आरिफ ने उससे पहले ही कहा, अंडस्को मैं तुम्हें बात बाद में बताऊंगा, अभी जो मैंने कहा उस पर ध्यान दो। सार्थक ने हाँ में सिर हिलाया। आरिफ ने पूछा, अंडस्को अभी मान्या की हालत ठीक है। सार्थक ने आरिफ की बात सुन गंभीर होते हुए कहा, अंडस्को सर मुझे लगता है मिस मान्या शायद ठीक से नींद नहीं ले पाती है, उनकी बॉडी किसी कारण ठीक से रेस्ट लेने नहीं दे रहा है। कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है बट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक से नींद न लेने और रेस्ट न करने कारण उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई है अभी, इसलिए उन्हें निमोनिया हो गया है। इतनी तेज फीवर में उन्हें यहाँ घर में ट्रीटमेंट देना थोड़ा परेशानी की बात हो सकती है, क्यों ना हम। आरिफ ने सपाट लहजे में कहा, अंडस्को नहीं, वो यही रहेगी और तुम यही रहकर उसकी इलाज करोगे। सार्थक ने रेजिस्ट करते हुए कहा, अंडस्को बट सर यहाँ हम उनको कोई भी अच्छी फैसिलिटी से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। आरिफ ने कहा, अंडस्को नो मीन्स नो सार्थक, उसकी जान को मैं रिस्क में नहीं डाल सकता। सार्थक ने कहा, अंडस्को बट सर उनकी जान को खतरा क्यों होगा, वो तो एक एक्ट्रेस है। नहा आपसे शादी करने के बाद वो कोई आम एक्ट्रेस तो अब नहीं रही, लेकिन उनकी जान को आपके रहते खतरा क्यों होगी। आरिफ ने कहा, अंडस्को क्योंकि वो एक माफिया है और बेंगलोर की सबसे बड़ी माफिया मान्या मानन है। सार्थक ने जब ये सुना तो वो हैरानी से उछल पड़ा। वो एक बार के लिए आरिफ की पंडित होने की बात को हजम कर सकता था। आरिफ की वाइफ मान्या है, वो भी एक एक्ट्रेस, वो भी हजम कर सकता था, लेकिन मान्या के एक माफिया होने की खबर उसको हजम करने लायक तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने अपने जगह से उछलते हुए कहा, अंडस्को क्या। वही दूसरी तरफ मोनिका कार में बैठी हुई थी। वो बैक शीट में बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हुए थे और मेकअप भर भर के किया हुआ था। उसके हाथों में एक जूस का कप था जिसमें वो स्ट्रो लगा के पी रही थी। और वही युवराज का असिस्टेंट दिनेश मोनिका को रिव्यू मिरर से देख रहा था। तभी मोनिका ने उसकी ओर देखा, तभी दिनेश आगे देखने लगा। मोनिका ने उससे कहा, अंडस्को मुझे क्यों देख रहे थे तुम। दिनेश ने ये सुना तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अंडस्को वो मैम मैं बस मैं। मोनिका ने मुंह बनाया और कहा, अंडस्को रहने दो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग। मैं हूँ ही ऐसी, जो भी मुझे देखता है उसकी नजर ही नहीं हटती है। तुम्हें पता है लंदन के मेयर का बेटा मुझ पर फिदा था और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूरे 1 साल मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैंने उसको कभी कोई भाव दिया ही नहीं दिया। दिनेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मोनिका के पीछे कितने लड़के पीछे है कितने नहीं है उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस इसलिए मोनिका को देख रहा था क्योंकि उसने इतना मेकअप किया था जिससे वो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही गोरी बंदरिया लग रही है, इसलिए मोनिका के बक बक को बंद करने के लिए उसने कहा, अंडस्को मैम सेलोन आ गया। मोनिका जो अपनी ही धुन में अपने बारे में तारीफ किए जा रही थी, दिनेश की आवाज सुन उसका ध्यान टूटा और बाहर देखने लगी जहां एक बड़ा सा सालोन था, जिसे देख उसका मुंह बिगड़ गया।
मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्कोर छी। तुम्हें ये सैलून मिला था पर बेंगलुरु में। दिनेश ने पूछा, अंडरस्कोर क्यों मैम, क्या प्रॉब्लम है? इस सैलून में ये बेंगलुरु की टॉप सैलून्स में से एक है मैम। मोनिका ने दिनेश को देखकर मुंह बनाया और कहा, अंडरस्कोर प्लीज मुझे माता सिखाओ, क्या अच्छा है क्या नहीं ये सैलून, मुझे बहुत ज्यादा चिप लग रहा है, कलर देखो सैलून के वॉल्स पर कितने डल है। दिनेश ने सैलून को देखा तो उसे ऐसी कोई भी चीज महसूस नहीं हुआ, उल्टा उसके कलर बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रहे थे। बट ये मंदबुद्धि मोनिका समझाए कौन थी, तो प्रिंसेस जिसे पता नहीं कौन से चमकीले कलर पसंद है। दिनेश ने कहा, अंडरस्कोर मैम अगर आपको यहाँ जाना है तो जाए, वरना मुझे और भी काम है। मोनिका के दिनेश की बात सुन बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बोली, अंडरस्कोर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने सर की बहन से इस तरह से बात करो, क्या तुम्हें अपनी नौकरी जाने का डर नहीं है? दिनेश ने मोनिका को देखा और कहा, अंडरस्कोर मैम सच में मुझे अपनी नौकरी से कोई प्यार नहीं है, और रही युवराज सर की तो उन्होंने ने ही मुझे ये ऑर्डर दिए है कि आप कोई नौटंकी करे तो मुझे सहने की जरूरत नहीं है। मोनिका ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दिनेश ने कहा, अंडरस्कोर अगर आपको नहीं जाना है तो ओके। मोनिका ने गुस्से उसे घूरा और कार से बाहर चली गई। दिनेश ने गहरी सांस ली और वो भी कार से उतर गया, लेकिन वो अंदर नहीं गया क्योंकि उसे ये सब सैलून कुछ ज्यादा पसंद नहीं था जहां सिर्फ बाल काटने के लिए लुटेरों की तरह पैसे लूटा जाए। वो अपने फोन में कुछ देखने लगा, तभी उसने देखा मोनिका गुस्से से बाहर सैलून से निकल रही है। दिनेश ने हैरानी से पूछा, अंडरस्कोर मैम आप गई नहीं? मोनिका ने गुस्से से दिनेश को देखा और कहा, अंडरस्कोर मुझे यहाँ से कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं करवानी, प्लीज जहाँ मैं जाने बोल रही हूँ वहाँ ले चलो। दिनेश ने मोनिका को देखा जहाँ आज उसके भाव में गुस्सा के साथ कोई अलग भाव भी थे। दिनेश ज्यादा कुछ नहीं कहा और कार में बैठ गया। मोनिका भी कार में बैठ गई। मोनिका के कहने पर दिनेश ने एक जगह अपनी कार रोकी। वो जगह शहर से थोड़ी दूरी में थी जहां शायद कोई लोग रहता होगा, लेकिन तभी मोनिका वहां पर उतर गई और दिनेश से बोली, तुम अब यहां से जा सकते हो। दिनेश ने हैरानी से मोनिका को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दिनेश ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा, अंडरस्कोर नो मैम, मैं आपको ऐसे सुनसान इलाके में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मोनिका ने घूर के दिनेश को देखा और कहा, अंडरस्कोर ठीक है यही रहो, लेकिन मेरे पीछे मत आना। दिनेश ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मोनिका ने दिनेश को देखा और फिर अपने रास्ते जाने लगी। वहां एक गली थी जहां से मोनिका जा रही थी। दिनेश ने उसे जाते देखा और फिर अपना फोन देखने लगा। कुछ घंटे बीत गए लेकिन मोनिका आए नहीं। दिनेश को टेंशन होने लगी क्योंकि मोनिका उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से आई थी। अगर मोनिका को कुछ भी हुआ तो शायद उसे युवराज न छोड़े, इसलिए वो कार से उतर गया और वहां जाने लगा जहां मोनिका गई थी। उसने वही गली का रास्ता चुना जिस रास्ते से मोनिका गई थी। उसने वो गली पार की ही थी कि उसने देखा मोनिका एक छाई से सैलून दिखने वाले शॉप से आ रही है। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्कोर ये इस छोटी सी शॉप से क्यों निकली? तभी उसने देखा मोनिका ने कोई मेकअप नहीं किया था। उसका चेहरा बिना मेकअप का रियली बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था, जिसे देख एक पल के दिनेश का दिल धड़क गया और वो वही जम गया। लेकिन मोनिका हंसते हुए एक लेडी से बात करके उसे बाय कह के जाने लगती है। तभी दिनेश को भी होश आता है और उसे देखकर कहीं छिप जाता है। मोनिका वहां से चली जाती है। दिनेश ने भी जल्दी से दूसरी तरफ से अपने कार के पास जल्दी से पहुंचता है। तभी उसने देखा मोनिका ने एक मास्क पहना हुआ है। दिनेश को अजीब लगा। मोनिका ने कहा, अंडरस्कोर चलो। दिनेश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने वो जगह अच्छे से देखा और वहां से निकल पड़ा। वही दूसरी तरफ सार्थक सदमे में लिविंग रूम में बैठा हुआ था। आरिफ ने जो बात मान्या के बारे में बोली थी उसके बारे में सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वही दो लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। वो कोई और नहीं नवीन और मेघना ही थे। को सार्थक के ऐसे बैठने से बड़ा अजीब लग रहा था। तभी नवीन ने फिर पूछा, अंडरस्कोर डॉक्टर सार्थक क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका धन्यवाद यहाँ मान्या का इलाज करने के लिए इतनी दूर आने के लिए। वो क्या था कि आरिफ ने नवीन और मेघना को बताया था कि सार्थक ने एक बार मुफ्त में अपने हॉस्पिटल में उसकी मां का इलाज करवाया था, इसलिए वो सार्थक को अच्छे से जानता है। डॉक्टर सार्थक को कौन नहीं जानता है, उसे तो लगभग पूरा देश जानता था। इतना बड़ा डॉक्टर जो ठहरा, लेकिन सार्थक को तो जैसे कोई झटका लगा हुआ था। अभी वो तो किसी का भी आवाज ही सुन नहीं पा रहा था।
उसकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस मान्या एक बेरहम माफिया थी, ऊपर से उसके जालिम सर की वाइफ भी। ये बात तो उसकी हजम से बाहर थी। कोई भी ऐसी खबर सुनता तो सार्थक जैसा ही हाल रहता, लेकिन सार्थक तो इससे ही ज्यादा हैरान था। आरिफ की दूसरी बात सुनकर रियली उसके सर से मान्या ने जबरदस्ती शादी की थी। अगर ये बात किसी को पता चले ना तो यकीन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन उसके सर ने खुद ही ऐसा कहा है तो ये शायद सच में भी हो सकता है। वहीं नवीन ने लाचारी से मेघना को देखा जो उसे ही देख रही थी। दोनों ने कंधे उचका दिए। तभी सार्थक के ऊपर एक जग पानी गिरा जिससे तीनों हैरान रह गए। उन्होंने वहां देख जहां आरिफ बड़े खतरनाक तरीके से उसे ही घूर रहा था। उसने स्माइल करते हुए दांत पीसते हुए सार्थक से कहा, अंडस को नवीन कुछ कह रहे हैं। सार्थक जवाब तो उन्हें। सार्थक ने हैरानी आरिफ को देखा, फिर नवीन और मेघना को जो खुद हैरानी से आरिफ को देख रहे थे। वो तो इसलिए हैरान थे क्योंकि आरिफ इस समय पूरा मान्या की तरह गुस्सा कर रहा था जैसे खुद यहाँ मान्या हो, एकदम कड़क। सॉरी डियर रीडर्स, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मैं आज थोड़ा लेट से स्टोरी अपलोड की है। आरिफ के ऐसे पानी फेंकने से सार्थक, नवीन और मेघना हैरान थे। वही आज तो आरिफ किसी अलग ही मूड में था। वो क्या कर रहा है तीनों की समझ के बाहर था। आज पता नहीं ये आरिफ सबके ऊपर अपने हाथों से पानी क्यों फेंक रहा था। क्या इसे पानी के देवता ने आशीर्वाद दिया है कि सबको जलगस्ट कर दो बेटा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। वही सार्थक जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो आज वही जम जाएगा। इतना ठंडा पानी जो गिरा था उसके ऊपर, उसे तो मन कर रहा था आज उसके ऊपर बरसात हो, तब उसे भी पता चले नवंबर की महीना में ठंडा पानी जब शरीर में गिरता है तो कितनी अच्छी वाली फीलिंग आती है शरीर में। सार्थक ने घूर के आरिफ को देखा जो अब उस जग को नीचे रख रहा था जिसमें पानी लेकर आरिफ ने सार्थक के ऊपर गिराया था। उसने फिर नवीन और मेघना को देखा जिसे देख ये लग रहा था कि वो दोनों भी सार्थक की ठंड को महसूस कर रहे हो। नवीन ने आरिफ से कहा, अंडस को आरिफ ये तुमने क्या किया, बेचारे डॉक्टर सार्थक के ऊपर पानी क्यों गिराया। सार्थक ने भी अपने चेहरे पर वही एक्सप्रेशन लाते हुए आरिफ को देखा जैसे कह रहा हो, हाँ क्या ऐसा कर दिया मैंने। आरिफ जिसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड का खिताब मिलना चाहिए, वो अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत को लाते हुए कहा, अंडस्को मैं तो बस सार्थक को होश में ला रहा था, पता नहीं किस सोच में डूबा था ये, सो इसलिए मैंने ये किया। आरिफ की इतनी अच्छी एक्टिंग देख सार्थक को मन कर रहा था कि वो उसके चरणों में जाकर गिर जाए और बोले, अंडस्को आप महान हो, इतनी अच्छी एक्टिंग जो आपने की है ये मुझे भी सिखा दो। सार्थक उसे मुंह फाड़े देख रहा था। वही मेघना भी कभी कभी आरिफ को देख हैरान रह जाती है। वो अपने मन में बोली, अंडस्को कमाल का है ये, सीरियसली अगर मुझे आरिफ की पर्सनैलिटी कुछ हद तक पता नहीं चलता तो मैं भी इसके चेहरा देखकर पिघल जाती। लेकिन सच में अभी आरिफ इतना मासूम दिख रहा था कि सच में मेघना अभी के लिए तो उसके ऊपर बिलीव हो गया था कि आरिफ ने कुछ गलत नहीं किया है। और रहे हमारे नवीन, वो तो है आरिफ के वशिष्ठ मित्र, तो वो सबसे पहले पिघल गया और जल्दी से बोला, अंडस्को ओके ओके, तुमने बस उन्हें होश में लाया, हाँ ये पता नहीं कहाँ खोए हुए थे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मेघना ने भी कहा, अंडस्को हाँ छोड़ो उस बात को, अब आरिफ ने कर ही डाला है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर सार्थक बुरा नहीं मानेगी क्योंकि वो आरिफ को पहले से जानते जो है और उसके फ्रेंड भी तो है, राइट डॉक्टर सार्थक। सार्थक ने हैरानी से दोनों मियाँ बीवी को देखा जैसे कह रहा हो, अंडस्को उसके सर का जरा सा एक्टिंग देखिए, दोनों ऐसे पिघल गए जैसे आरिफ बर्फ नहीं बटा हो। आरिफ ने एक तिरछी स्माइल की और सार्थक को देखा और आंखों में एक शैतानी चमक लाकर उसे की चिढ़ाने लगा। सार्थक ने आरिफ को घूरा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी सार्थक जो अपने मेडिकल टीम को बुलावा लिया था उसमें से एक नर्स आए और बोली, अंडस्को सर मिस मानिया को होश आ गया है। ये सुन आरिफ ने जल्दी रूम की ओर बढ़ा, उसके साथ नवीन, मेघना और सार्थक भी अंदर गए। वही बेड पर लेटी हुई थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस सीलिंग को ताक रही थी। तभी उसने रूम में आते आरिफ को देखा जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से मान्या से कहा, अंडस्को वाइफी जी आप ठीक है। मान्या ने आरिफ को देखा और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी नवीन और मेघना भी बोले, अंडस्को मान्या तुम्हें इतनी देर काम नहीं करना चाहिए, माना तुम बिना काम के रह नहीं पाती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम के चक्कर में खुद की तबीयत बिगाड़ लो। नवीन ने भी कहा, अंडस्को हाँ खुद की सेहत की तुम्हें फिक्र है ही नहीं, तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण आरिफ कितना ज्यादा परेशान हो गया था।
इसके चलते उसने डॉक्टर सार्थक को धमकी दे डाली कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो उसका हालत खराब कर देगा। उसके बिहेवियर से तो मुझे आज वो आरिव लग ही नहीं रहा था। नवीन की बात सुन आरिव और सार्थक परेशान हो गए। अगर नवीन को चुप नहीं कराया तो शायद वो मान्या को शक में डाल सकता था। मान्या नवीन की बातों को सुनती है और आरिव को देखती है, जो उसे ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे में अभी कोई भाव नहीं थे, जैसे कि वो भी मान्या की तरह अपने इमोशन छुपाने में एक्सपर्ट हो। नवीन की बात सुन मेघना का दिल कर रहा था कि वो अभी नवीन का सिर फोड़ दे। सीरियसली ये नवीन जान लेने वाला काम जो कर रहा था अपना, इसलिए वो बात संभालते हुए बोली, अंडस्को वो क्या है ना मान्या, आरिफ तुम्हें इतना पसंद करता है तो वो परेशान होगा ही ना। नवीन का बोलने का मतलब वही है, अब वो तुम्हारा हस्बैंड है तो थोड़े से गुण वो तुम्हारा लाएगा ही ना। मान्या कुछ कह नहीं रही थी, बस हाँ में सिर हिला रही थी। पसंद वाला बात सुन आरिफ का चेहरा लाल हो गया था। उसने मेघना को देखा जैसे कह रहा हो बस भी करो, अब क्या बच्चे को शर्मा के मार डालने का इरादा है क्या। मेघना आरिफ को देखा जैसे कह रही हो, अंडस्को अरे भाई तुम्हारी बहन तुम्हें मान्या के सामने बचा रही है और तुम मुझे ही घूर रहे हो। आरिफ ना में अपना सिर हिलाया और मान्या को देखा जो उसे ही देख रही थी, जैसे वो आरिफ के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस करने की कोशिश कर रही हो। नवीन ने भी मेघना के बातों को सुन कहा, अंडस्को हाँ मेरा मतलब वही था जो मेघना ने कहा। अच्छा है तुम अब होश में आ गई हो, अब आरिव और हमको तुम्हारी उतनी फिक्र नहीं रहेगी। मान्या ने उन दोनों की बात सुनी और कहा, अंडस्को ठीक है, अब तुम दोनों ने देख लिया है कि मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जा सकते हो। नवीन और मेघना हैरान रह गए और एक दूसरे को देखा। सच में ये मान्या की फिक्र करने पर भी मान्या कभी उन दोनों को प्यार से एक शब्द नहीं बोलेगी। उन दोनों बुरा समूह बनाया और कहा, अंडस्को हाँ हाँ जा रहे हैं, तुम ही खड़ू, जरा सा भी प्यार नहीं है तुम्हारे दिल में हम दोनों के लिए। मान्या ने उन दोनों को देखा जो बुरा सा मुंह बना के उसे ही देख रहे थे। उसने बड़े प्यार से कहा, अंडस्को बिल्कुल सही समझा तुम दोनों ने, मेरे दिल में तुम दोनों के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। अब तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो यहाँ से जाने का कष्ट करोगी तुम दोनों। आरिफ को उन दोनों मियाँ बीवी पर दया भी आ रहा था और हंसी भी। सच में क्या मस्त दोस्त थे ये तीनों। मान्या रियली बहुत खड़ूस थी उन दोनों के लिए, ये तो आरिफ भी मानता था, लेकिन उन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कभी वो मान्या के बातों का बुरा नहीं मानते थे। वही उन दोनों ने घूर के मान्या को देखा और उसे घूर के देखते देखते रूम से बाहर चले गए। वही सार्थक भी उन सबको देख रहा था। मान्या ने सार्थक को देखा और वो उसे पहचान गई, लेकिन वो ज्यादा हैरानी न दिखाते हुए बोली, अंडस्को क्या आप डॉक्टर सार्थक है। सार्थक जो मान्या का बड़ा वाला फैन था, वो मान्या के मुंह से अपना नाम सुन खुश हो गया। जल्दी से आगे आने लगा तो आरिफ ने उसे घूर के देखा जैसे कह रहा हो मेरी बीवी से थोड़ा दूर होकर बात करो। सार्थक समझ गया कि आरिफ क्या चाहता है, इसलिए उसने दूर से ही कहा, अंडस्को जी मिस मान्या, मैं डॉक्टर सार्थक ही हूँ। मान्या ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को थैंक यू, आपने मेरी ट्रीटमेंट की। आप तो मुंबई में रहते हैं न, क्या आप यहाँ किसी काम से आए थे। अब सार्थक क्या बोलता कि उसका हस्बैंड जो है जबरदस्ती उसको बेंगलो ये कहकर बुलाया है कि उसकी जान खतरे में है। बेचारा सार्थक तो भागे भागे बस आरिफ के लिए मुंबई से बेंगलो चला आया, ये सोच कि उसके सर की जान को खतरा है, वो मरने वाला है। लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा पड़ा था, जहाँ उसकी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए आरिफ ने इतना अच्छा प्लान हो बनाया था। आरिफ ने सार्थक से कहा, अंडस्को जी सार्थक आप बोलते क्यों नहीं। सार्थक ने घूर के आरिफ को देखा, फिर मान्या को देख एक फेक हंसी के साथ बोला, अंडस्को जी वो मैं बिरला फाउंडेशन के लिए बेंगलो आया था, तभी मुझे यहाँ आरिफ मिल गए तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपकी शादी इनसे हुई है, तो मैंने उन्हें अपना कार्ड दे दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाया। आज आपकी तबीयत खराब होने के कारण इन्होंने मुझे बुलाया। आरिफ मुस्कुरा के सार्थक को देखा और कहा, अंडस्को इसलिए शुक्रिया यहाँ आप आए। मान्या ने भी कहा, अंडस्को हाँ आप यहाँ आए, मुझे ट्रीटमेंट देने अच्छा लगा, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। सार्थक समझ गया कि मान्या अब उसे जाने बोल रही है, वो भी ज्यादा बात नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल वो उसकी सर की वाइफ थी, अगर उसके सर नाराज हुए उसका पत्ता तो हमेशा के लिए ही कट जाएगा। वो बोला, अंडस्को हाँ अब मैं चलता हूँ। वो इतना बोल जाना तो चाहता था, लेकिन उसका बेचारा दिल जो कब से मान्या को ये चीख चीख कर बताना चाहता था कि वो उसका डाई हार्ड फैन है, लेकिन अपने सामने दो खतरनाक इंसान को देख उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी।
क्योंकि आरिफ ने वो स्माइल भी इसलिए दी जिससे वो समझ जाए कि वो अपने बीवी के साथ अब अकेले टाइम बिताना चाहता है तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन मान्या के कहने से उसकी खुशी तो दोगुनी हो गई थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, उसकी माफिया बीवी ही काफी थी। वो तो बेफिक्र था, लेकिन मान्या की आगे बात सुन अब उसे फिक्र होने वाली थी। मान्या ने सार्थक को देखा तो पूछ पड़ी, अंडस्को आपको कोई बात करनी है डॉक्टर सार्थक? सार्थक जो बेचारा अपने मन को यहाँ से जाने के लिए मना रहा था, मान्या की बात सुन रुक गया और बोला, अंडस्को हाँ। ओह हाँ, मुझे आपसे कहना था कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ आपके साथ? वो क्या है ना, मैं आज ही मुंबई लौट रहा हूँ सो। आरिफ तो सार्थक बात सुन मन कर रहा था कि वो यही उसको डुबो डुबो के मारे, यार हद है हमारा। आरिफ बेचारा अपनी माफिया बीवी संग थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, लेकिन ये सार्थक नाम का डॉक्टर पता नहीं क्यों अपनी इंजेक्शन ढूका रहा है। आरिफ तो घूर के सार्थक को देखे जा रहा था। वही सार्थक को भी आरिफ की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन इतने ठंडे पानी में भीगने के बाद वो भी तो आरिफ को तंग करने वाला है। मान्या सार्थक की बात सुन हंस पड़ी और बोली, अंडस्को क्यों नहीं डॉक्टर सार्थक, बट अभी तो आप मेरी कंडीशन देख ही सकते हैं। और वैसे भी मेरी न्यू मूवी की शूटिंग मुंबई में ही है, तो वहां तो हम जरूर ही मिलेंगे, ओके। सार्थक खुश हो गया, लेकिन आरिफ जरा सा भी खुश नहीं था, उसे तो मान्या की बात सुन और ज्यादा चिढ़ हो रही थी। सार्थक ने कहा, अंडस्को ठीक है अब मैं चलता हूँ। फाइनली सार्थक रूम से गया तो आरिफ ने एक गहरी सांस ली, वो मान्या की ओर मुड़ा जो उसे ही सर्द भाव से देख रही थी। उसको ऐसे देख एक पल के लिए आरिफ डर गया। आरिफ अपने दिल में हाथ रखा और मान्या को फिर से देखा जो अभी तक उसे ही ऐसे देख रही थी। आरिफ ने कहा, अंडस्को वाइफी जी क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मान्या ने उसे देख सर्द आवाज में पूछा, अंडस्को तुम डॉक्टर सार्थक को कैसे जानते हो? आरिफ समझ गया कि मान्या क्यों ऐसे उसे देख रही है। उसने एक गहरी सांस ली और उसने नवीन और मेघना को जो कहानी सुनाई थी वही मान्या को सुना दिया। अंडस्को वो सार्थक जी मेरे माँ की मुफ्त में इलाज किए थे अपने हॉस्पिटल में, तो तभी मेरी जान पहचान सार्थक जी से हुई थी। मान्या ने आरिफ के मुंह से माँ सुन बोली, अंडस्को तुम्हारी माँ वो कहाँ है? मीन्स तुमने अपने फैमिली के बारे में अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? आरिफ ने मान्या को ऐसा देखा जैसे कह रहा हो, हाँ जैसे तो तुम मेरी हर बात सुनने के लिए बैठी रहती थी ना। फिर भी उसने कहा, अंडस्को वो मेरी माँ बहुत दूर रहती है और यहाँ शादी के बाद मुझे आपको मेरे परिवार के बारे में बताने का समय ही नहीं मिला। मान्या ने आरिफ को देखा और कहा, अंडस्को क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? आरिफ ने अपनी मोम के बारे में सोचा, जहां उसकी मोम के बड़ा सा तलवार धरे उसे बड़े खतरनाक तरीके से देख रही और हंस रही थी। उसकी माँ का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आरिफ तो उसे सोच के डर गया। हे भगवान, क्या खतरनाक औरत है उसकी माँ, ये वो ही जानता था बेचारा। अब उसे क्या बोलता कि वो बेचारा अपने घर में इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसकी माँ इतनी खतरनाक है कि शांति से रहने कहाँ मिलता है उसे। आरिफ को किसी के बारे में सोचते देख मान्या ने कहा, अंडस्को ओ पंडित। पंडित सुन आरिफ को होश आता है और बोलता है, अंडस्को हाँ। मान्या ने कहा, अंडस्को किस सोच में थे? आरिफ नकली हंसी हंसते हुए कहा, अंडस्को किसी सोच में नहीं, और मुझे मेरी माँ की याद क्यों आएगी, वो तो खुश होंगी अपनी जिंदगी में। मान्या ने जब ये सुना तो उसे आरिफ पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अंडस्को कैसे बेटे हो तुम? अभी तुमने ही कहा कि डॉक्टर सार्थक ने तुम्हारी माँ का इलाज करवाया है, तो उनकी बीमारी आम तो होगी नहीं, और तुम उनकी सेवा करना तो छोड़ो, ये बोल रहे हो उनकी तुम्हें याद भी नहीं आती। आरिफ सच में अपने आप को हजार गाली देने का मन कर रहा था। उसे क्या जरूरत थी पंडित बनकर घूमने की? न बेचारा पंडित बनकर घूमता, न ही मान्या के आदमी उसको जबरदस्ती उठा के ले जाते। इससे अच्छा तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी से ही मान्या से शादी कर लेता। और उसकी मोम को कोई बीमारी है? अरे वो तो ऐसी है कि जिसको कोई बीमारी ना होगी उसे भी बीमार कर दे। बट ये बात हमारा भोला पंडित कैसे समझाए अपनी माफिया बीवी को? आरिफ ने कहा, अंडस्को अरे ऐसा नहीं है, वो ठीक है मैं याद करता हूँ, लेकिन अभी मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। वो आराम से अभी खाना बना के कहा रही होगी, सबके साथ बात कर रही होगी और काम कर रही होगी। अब इसका मतलब भी आरिफ के लिए अलग ही था। खाना बना के कहा रही होगी मतलब सबकी जिंदगी खा रही होगी, सबके साथ बात कर रही होगी मतलब सबकी क्लास लगा रही होगी, और काम का तो पूछो ही मत।
आरिफ की बात सुन मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अंडरस्को ठीक है। अच्छा तुम्हारी माँ रहती कहाँ है? आरिफ अब सोचने लगा कि अब ये इसका क्या जवाब दे। उसने एक ऐसे ही कर्नाटक के एक गांव का नाम बोल दिया, अंडरस्को चिकोड़ी में। मान्या ने उसकी बात को सुना और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा अंडरस्को ठीक है, कल हम उनसे मिलने जाएंगे। मान्या की बात सुन आरिफ हैरान रह गया। वो जल्दी से चिल्ला के बोला अंडरस्को क्या? क्यों, किस लिए? आरिफ के ऐसे चिल्लाने से मान्या ने उसे देख कहा अंडरस्को क्या क्या क्यों मीन्स मैं अपने सासू माँ से मिलना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? आरिफ मन ही मन रो रहा था बेचारा, अब उसे क्या बोले। वो जिस औरत से मिलने की बात कर रही है वो कितनी खतरनाक है ये वो भी नहीं बता सकता। उसने मना करते हुए कहा अंडरस्को मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप मेरी माँ से मिलकर क्या करेगी? मान्या ने कहा अंडरस्को ओके तो मैं 2 दिन बाद जाऊंगी। आई थिंक तब तक तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी और तुमने तो मेरी हर बात मानने को सजा मिली तो तुम्हारे केयर से मेरी तबीयत शायद कल तक ठीक हो जाएगी, राइट? आरिफ क्या ही बोलता, वो निशब्द था। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि उसने अपना पैर में कुल्हाड़ी नहीं खुद कुल्हाड़ी में पैर दे मारा था। मान्या खुश हो गई और बोली अंडरस्को ओके तो हम 2 दिन बाद तुम्हारी माँ से मिलने जाएंगे, ओके? आरिफ ने हाँ में सिर हिला दिया। अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, अब उसे ये 2 दिनों में एक नकली माँ कैसे भी करके अरेंज करनी थी। मान्या को देखकर लग रहा था उसे तो आरिफ के माँ से मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसलिए वो बोली अंडरस्को अच्छा तुम अब यहाँ से जाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ, तभी मैं तुम्हारी माँ से जल्दी मिल पाऊंगी। आरिफ हैरान था मान्या को देखकर। मान्या ने उसे जाता ना देख फिर कहा अंडरस्को अरे जाओ भी। मान्या के बोलने पर आरिफ को जाना ही पड़ा। वही बाहर नवीन खड़ा उनकी बात सुनने को कोशिश कर रहा था, लेकिन आरिफ के दरवाजे को खोल बाहर आने से वो चौंक गया। साथ साथ आरिफ भी। उसने जल्दी नवीन को घूरा और पूछा अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नवीन ने नकली हंसी हंसते हुए कहा अंडरस्को वो क्या है ना, मान्या जब बीमार होती है तो बच्चों जैसा बिहेव करने लगती है, तो मैं ये देखने आया था कि मान्या ने तुमसे कोई डिमांड तो नहीं कर दी ना? आरिफ ने जब नवीन की बात सुनी तो उसने अपने मन में कहा अंडरस्को डिमांड, हाँ बहुत अच्छा डिमांड किया है। उसकी मोम से मिलने की डिमांड, वो भी ऐसी डिमांड है जहां उसकी बैंड बजने वाली थी। नवीन ने कहा अंडरस्को बोलो भी। आरिफ ने उसे देख आंखें छोटी करते हुए पूछा अंडरस्को तुम हम दोनों मियाँ बीवी की बातें क्यों जानना चाहते हो? नवीन की सारी चाल की खत्म हो गई। वो क्या है ना बेचारा नवीन हमेशा पीछे रह जाता है मान्या के बारे में जानने का। उससे पहले पता नहीं कैसे उसकी वाइफ मेघना को उनके बारे में पता चल जाता है, इसलिए उसने आज सोच लिया कि वो आज मेघना से पहले मान्या की कोई न कोई खबर उससे पहले जान के रहेगा। लेकिन नवीन के आगे आरिफ खड़ा था जिसकी पर्सनैलिटी अभी तक उसकी वाइफ भी नहीं समझ पाई होगी, तो वो क्या ही समझ पाता। तभी आरिफ ने उससे कहा अंडरस्को भाई नवीन अपनी वाइफ पर ध्यान दो, कहीं वो तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। उसने मेघना की ओर इशारा किया जो सार्थक से हंस हंस कर बात कर रही थी, जिसे देख नवीन की आंखें छोटी हो गई। वो आरिफ को छोड़ मेघना और सार्थक के पास जाने लगा और मेघना से चिपक के बैठ गया, जैसे बता रहा हो मेरी बीवी है तो थोड़ा बच के रहियो। आरिफ उसकी देख हंस पड़ा, लेकिन अभी तो उसके सिर पर महासंकट मंडरा रही थी। एक नकली माँ कहाँ से लाए, वो भी 2 दिन में। वही दूसरी तरफ मानन विला में माही शाम के वक्त के लिए बाहर टहल रही थी। शाम की ठंडी ठंडी हवा से उसके चेहरे पर सुकून और एक मुस्कान पेश कर रही थी। तभी वहां पर युवराज किसी से फोन में बात कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आए अंडरस्को देख कल शादी है, अगर तू नहीं आया ना युवी तो देख तेरे घर में आकर तुझे उठा के ले जाऊंगा। यहाँ काव्या मेरे पर भड़क रही है कि तू न ही संगीत में आया ना ही हल्दी में, बट कल तुझे आना ही है। युवराज ने हंसते हुए कहा अंडरस्को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कल पक्का आऊंगा, कल तेरे शादी में। मानव ने कहा अंडरस्को हाँ ठीक है, पर अपने साथ भाभी को भी लेकर आना। भाभी नाम सुन युवराज के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। उसने कहा अंडरस्को तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? युवराज की बात सुन मानव ने उससे भीख मांगते हुए कहा अंडरस्को देख भाई, तेरी जो मुंह बोली बहन काव्या है न, वो मैं से वादा ली है कि तेरे साथ साथ माही भी आनी चाहिए, तो प्लीज यार अपने इस बेचारे यार की जाता सा हेल्प कर दे। युवराज ने कहा अंडरस्को तो मैं क्या करूं, तुम्हारी वाइफ है तो उठाओ नखरे, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मानव ने चिढ़ के कहा अंडरस्को तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता।
युवराज ने कहा अंडस को नहीं। मानव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा अंडस को प्लीज यार देख तुझे मेरी कसम तू लेकर आ रहा है भाभी मैं नहीं जानता बस। युवराज उसे कुछ कहता उससे पहले ही मानव ने कहा अंडस को देख अब तू उसे लेकर आ बस अब मैं जाता हूँ बाय। युवराज ने फोन कटने की आवाज सुन घूर के अपने फोन को देखा और अपने मन में मानव को 1000 गालियां दी। तभी उसे वहां माही टहलते हुए दिखी जो बहुत खुश दिख रही थी। इसके सुंदर और आकर्षक चेहरे पर एक मुस्कान छाई हुई थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जिसे देख युवराज का दिल के बार के लिए धड़क गया। उसने उसे देखा फिर उसके पास जाने लगा। माही को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है तो वो पीछे मुड़ी जिससे वो युवराज के चेस्ट से टकरा गई और उसकी मुंह से आह निकल गई। उसने अपने सिर को सहलाया और ऊपर देखा जहां युवराज उसे ही देख रहा था। उसने हैरानी से कहा अंडस को आप यहाँ। इतना बोल वो उससे दूर हो गई क्योंकि उस दिन युवराज को वो गलती से पकड़ लिया था। युवराज बहुत ज्यादा भड़का था उसके ऊपर। युवराज उसकी हर चीज को नोटिस करता है और फिर कहता है अंडस को मुझे तुमसे बात करनी है। माही जो युवराज से टकरा गई थी वो जल्दी से उससे दूर होती है और जल्दी से कहती है अंडस को जी आप यहाँ। युवराज उसके हर के एक्सप्रेशन को नोट करता है फिर एक सिसरी सी नजर फिर उससे कहता है अंडस को मुझे तुमसे बात करनी है। माही ने युवराज की ओर देखा जहां उसके चेहरे पर न खुशी के भाई थे न गम के लेकिन बोलने के तरीके से ये जरूर पता चल रहा था कि वो कुछ सीरियस बात बोलने वाला है। इसलिए उसने धीरे से कहा अंडस को हाँ बोलिए क्या बात करनी थी आपको। युवराज ने माही को कहा अंडस को कल मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कहीं चलो। माही ने उसे देखा लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं उसमें इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहा अंडस को जी ठीक है जैसा आप चाहे। युवराज ने सिर हिलाया और कहा अंडस को ओके कल सुबह 10 बजे तैयार रहना मैं एक ड्रेस तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगा तुम्हें वही पहन कर चलना है। माही ने कहा अंडस को ठीक है। युवराज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वही माही आज बहुत खुश थी उसके चेहरे बहुत बड़ी मुस्कान थी जिसे देख कोई भी समझ जाता आज सच में माही खुश है। युवराज ने उसे देखा उसकी स्माइल को देखने लगा जहां उसे खुशी के साथ कोई और भाव भी दिख रहे थे। युवराज ने उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की फिर मुस्कुरा के अंदर चला गया। दोनों किस लिए मुस्कुरा के खुश थे ये वो दोनों ही जाने। वही दूसरी तरफ आरिव एक बेंच में एक हाथ से अपने अपने सिर टिकाए आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने एक ठंडी आह भरी। तभी वहां पर मेघना उसे इतना परेशान देख लेती है और उसके पास उसके बैच में बैठ जाती है और पूछती है अंडस को क्या हुआ पंडित जी बहुत बड़ी दुविधा में दिख रहे हैं। मेघना के बोलने साफ पता चल रहा था कि वो आरिफ को चिढ़ा रहा है। आरिफ ने घूर के देखा जो उसे एक टीचिंग स्माइल दे रही थी। मेघना ने उसकी नजर को देखा तो उसे बहुत हंसी आई। वो अपने हंसी को दबाते हुए कहा अंडस को पंडित जी आप ऐसे टेंशन में दिखते हो तो बड़े खराब लगते हो तो ये सड़ी हुई शक्ल बनाना छोड़ दीजिए। आरिफ ने उसे देखा और चिढ़ते हुए कहा अंडस को हाँ पता है मेरे चेहरे पर टेंशन फेस अच्छी नहीं लगती लेकिन करूँ क्या तुम्हारी वो माफिया फ्रेंड की डिमांड ही ऐसी है कि चेहरे क्या पूरे बॉडी में टेंशन भरा हुआ है। आरिफ की बात सुन मेघना ने उससे पूछा अंडस को ऐसी क्या डिमांड कर दी मान्या ने। आरिफ ने उसे देखा फिर एक ठंडी आह भरते हुए कहा अंडस को वो मेरी माँ से मिलना चाहती है। तो मेघना ने उसकी बात सुन कहा अंडस को तो मिला दो ना किसका वेट कर रहे हो। आरिफ ने मेघना को देखा जैसे कह रहा हो हाँ अगर मिलाना आसान होता तो क्या मैं मिला नहीं देता। मेघना ने उसे देख एक अजीब सी हंसी के साथ कहा अंडस को ओके ओके तो क्या करने का सोचा है। आरिफ ने कहा अंडस को कहीं से एक फेक मोम हायर करना पड़ेगा। मेघना ने उसने हैरानी से आरिफ को देखा और कहा अंडस को सीरियसली तुम्हारे अंदर मान्या का डर नहीं है कि उसको पता चला कि वो तुम्हारी मोम नहीं है तो वो क्या करेगी। आरिफ ने एक तिरछी स्माइल दी और कहा अंडस को डर होता तो यहाँ पंडित बन कर न घूमता। मेघना ने उसे देखा और एक आह भरते हुए कहा अंडस को वैसे मान्या को ये पता कैसे नहीं चला कि तुम कौन हो। आरिफ उसके सवाल को सुन एक स्माइल करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। मेघना ने आरिफ को देखा जो एक मिस्टीरियस स्माइल दे रहा था जिसे देख सच में आरिफ बड़ा खतरनाक लग रहा था। आरिफ ने अपनी जगह से उठते हुए कहा अंडस को रात हो गई है तुम सोने जाओ। ये न हो जाए कि तुम्हारा शर्फिरा पति मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए कि मैं उसको छोड़कर तुम्हें अपने सीक्रेट्स क्यों बता रहा हूँ।
आरिफ की बात सुन मेघना मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने आरिफ को देखा जो रियली बहुत ज्यादा रहस्यमय था, जहां उसकी पर्सनैलिटी समझना लगभग नामुमकिन था। आरिफ और मेघना वहां से चले गए। वही जाते ही मेघना को जाते वक्त सार्थक रास्ते में मिल गया। वो आज नहीं जाने वाला था, रात होने के कारण आरिफ ने उसे वही स्टे करने कह दिया था। मेघना ने स्माइल के साथ पूछा, डॉक्टर सार्थक आप अभी तक सोए नहीं? मेघना की बात सुन सार्थक ने कहा, हाँ, वो मुझे रात को नाइट वॉक करने की आदत है, सो अभी मैं वही जा रहा था। मेघना ने ये बात सुनी तो उसने कहा, ओके तब, लेकिन जल्दी सो जाएगा? सार्थक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी। वही दूर से नवीन उन दोनों को देख जलभुन रहा था। रियली उसे इतना ज्यादा जलन हो रही थी सार्थक से कि वो अभी जाकर उस सार्थक को भरपूर पीट देने का मन कर रहा था। वो बेचारा कब से मेघना का रूम में वेट कर रहा था, बट जब वो जल्दी नहीं आई तो आ गया अपनी मेघना को खोजने बाहर। लेकिन जब वो मेघना के सार्थक के साथ बात करता देखता है तो उसके अंदर का इंडियन टिपिकल हस्बैंड की आत्मा आ गई। वो जल्दी से मेघना के पास गया जो सार्थक को बाय कह रही थी। उसने जल्दी मेघना का हाथ पकड़ लिया, जिसे देख मेघना चौंक गई और हैरानी से नवीन को देखने लगी, जो उसे तो नहीं लेकिन जाते हुए सार्थक को जरूर घूर रहा था। उसे देख मेघना कंफ्यूज हो गई। वो बोली, नवीन क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़े हो? नवीन ने मेघना को देखा और बिना कुछ बोले मेघना का हाथ पकड़ के ले जाने लगा और बोला, रात हो चुकी है, सो जाओ। मेघना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो उससे हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन नवीन भाई इतना ज्यादा जलकुकरा बना हुआ था कि उसका हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ था जैसे कि वो कोई उसकी खिलौना हो जो उसे छोड़ देगा तो दूसरा उसे पसंद कर खेलने लगेगा। मेघना को उसने खींच के रूम में ले आया और बेड के पास लाकर छोड़ दिया और कहा, सो जाओ जाके चुपचाप। नवीन को ऐसे ऑर्डर झाड़ते देख मेघना को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मुझ पर इतना रौब क्यों झाड़ रहे हो, जाओ, नहीं सोना मुझे। नवीन ने गुस्से से मेघना को देखा और मेघना को पकड़ के बेड पर बैठा दिया और बड़े खतरनाक आवाज में कहा, जो कह रहा हूँ वो करो वरना। मेघना ने उससे अपना कंधा को छुड़ाते हुए कहा, वरना क्या? हाँ हाँ, क्या कर लोगे? नवीन को बहुत गुस्सा आया। उसने जबरदस्ती उसको बेड पर लेटाया और खुद भी उसके साथ लेट गया और मेघना उससे अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। नवीन जो उसे पकड़ के सो रहा था उसने मेघना को कहा, नहीं, अब तुम्हें सोना है, जल्दी सो जल्दी। मेघना भी जैसे जिद में आ गई थी, वो भी बोली, नहीं सोऊंगी, जाओ जो करना है करो। नवीन ने उसको देखा और उसके गाल पर किस कर दिया, जिससे मेघना हैरान रह गई और नवीन को देखने लगी जो उसे घूर रहा था। उसने अब वार्निंग भरे स्वर से कहा, अगर अभी तुम नहीं सोई ना तो पक्का ये किस कहीं और भी हो सकती है। नवीन की धमकी सुन मेघना घबरा गई। उसका दिल अभी बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वही नवीन, जिसे पता ही नहीं था कि उसने जलन के मारे पहली बार अपने तरफ से मेघना के किस किया है, वो तो मेघना को खुद से झुकते देख खुश था और उसके पास ही सो गया। अगली सुबह मान्या आराम से उठती है और अंगड़ाई लेते हुए लैंडलाइन से नीचे सर्वेंट को कॉल करती है, जल्दी से आरिफ को भेजो मेरे रूम में। वो सर्वेंट जिसने फोन उठाया था वो कोई और नहीं रकुल थी, जिसके चेहरे पर नाखुशी साफ साफ दिख रहा था। फिर भी वो कहती है, ओके मैम। रकुल जो अरमान के उस दिन टॉर्चर के बाद इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, वो आज सुबह ही मान्या के विला में पहुंची फिर से अपना काम करने के लिए। लेकिन जैसे पहुंची उसे मान्या की बात सुन गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वो आरिफ को नहीं बताएगी। वही आरिफ आराम से बाहर गार्डन से आ रहा था। उसे तो जैसे मान्या के बड़े से गार्डन से प्यार ही हो गया था। मान्या जो उसे कुछ भी गलती हो गार्डन को साफ करने की सजा देना नहीं भूलती थी, वैसे आरिफ सजा न होकर भी गार्डन साफ करना नहीं भूलता था। इसलिए वो आराम से गार्डन में पानी वगैरह करके आ रहा था। रकुल तो आरिफ को देखकर जैसे आसमान में उड़ने लगी। उसने इतने दिनों बाद आरिफ को जो देखा था तो आरिफ को इम्प्रेस करना तो उसकी ड्यूटी थी, जो वो खुद अपना काम ही समझ के रख लिया था। लेकिन हमारा भोला पंडित ऐसे रकुल जैसी चिपकू लड़कियों को इम्प्रेस होना छोड़ो देखना भी पसंद नहीं करता, तो उसने रकुल को नोटिस भी नहीं किया कि वहाँ कोई पागल लड़की भी है।
रकुल को खुश हुए अभी ठीक से 2 मिनट भी नहीं हुआ था आरिफ का ऐसे उसके पास से गुजर के अनदेखा करना बेचारी चेहरे का 12 बजाने के लिए काफी था, लेकिन वो तो थी रकुल द महान ढीठ, गले से कैसे आरिफ को कैसे पीछा छुड़ाती, इसलिए चली गई उसके सामने। आरिफ बेचारा आराम से जो रहा था अचानक से किसी के सामने आने से घबरा गया और उसके मुंह से चीख निकली, अंडस्को आ। वही रकुल जो बड़ा सा स्माइल लिए आरिफ के पास आई थी, आरिफ को ऐसे देख हैरान रह जाती है और जल्दी से पूछती है, अंडस्को सर आप ठीक तो है ना। आरिफ जो अपने दिल हाथ दिए अपने आप को शांत करवा रहा था, उसने घूर के रकुल को देखा और चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को क्या तुम पागल हो जो मेरे सामने ऐसे आ गई। रकुल आरिफ से सुबह सुबह डांट सुन बड़ा बुरा लगता है, उसने कहा, अंडस्को सर मैं तो बस आपको बताना चाहती थी कि मैं वापस आ गई हूँ आपका ध्यान रखने। आरिफ ने उसे घूरा तो रकुल ने अपने शब्द ठीक करते हुए कहा, अंडस्को मतलब सबका ध्यान रखने। तो आरिफ ने उसे कहा, अंडस्को ओके तो बहुत अच्छी बात है, जाओ घर का काम करो। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है, तभी रकुल उसको रोकती है, अंडस्को सर। आरिफ ने अपनी मुठिया बंद की और पीछे मुड़कर गुस्से से रकुल को घूरा। रकुल जो शर्मा रही थी और अपना नीचे मुंह किए कुछ कहती है, अंडस्को वो सर मुझे आपसे कुछ कहना है, वो क्या है ना। वही आरिफ तो रकुल की बात ही सुनना नहीं चाहता था, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था रकुल पर। हाँ ऑब्वियसली उसे रकुल की सच्चाई मालूम थी, तो वो तो रकुल की अच्छी खासी बैंड बजाने वाला था, लेकिन अभी उसे रकुल का चेहरा भी देखने का मन नहीं था। बेचारा अच्छा खासा अपने रूम में जा रहा था, पता नहीं है चिपकू बबलगम का है उसका दिमाग खाने सामने आ गई थी। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे आरिफ सेवियर, और कौन हो सकता है वो, जी हाँ मेघना, जो रकुल और लैंडलाइन की बात सुन ली थी। उसे तो शुरू से ही रकुल पसंद नहीं थी, उसको रकुल का कैरेक्टर विलन की चमची से भी ज्यादा नीचा लगता था। इसलिए उसने बड़े प्यार से आरिफ से कहा, अंडस्को जीजू आपको आपकी धर्मपत्नी जी बुला रही है, अगर आप नहीं गए तो शायद वो आपको। इतना बोल वो शर्माने की एक्टिंग करती है, वही रकुल मेघना को वहां देख हैरान रह जाती है, वही आरिफ तो अपनी अभी अभी बनी मुंह बोली बहन को देख इतना खुश होता है। अगर मेघना उससे चांद भी मांगती तो आरिफ बिना सोचे समझे मान जाता, लेकिन मेघना ऐसा क्यों चाहेगी, वो समझदार लड़की जो है। वही रकुल को मेघना के बातों और उसके इंटरफेयर से बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, वो चुप हो जाती है। वही आरिफ ने कहा, अंडस्को ओके मैं अभी जाता हूँ अपनी वाइफी के पास। मेघना ने बड़ी स्माइल दी, उसे एक थम्स अप का इशारा दे दिया, आरिफ चला गया। तभी उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ रकुल को देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। मेघना उसके पास हाथ बांधते हुए आए और धमकाते हुए बोली, अंडस्को तुम्हें क्या लगता है तुम जो करना चाहती हो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, नौकर हो नौकर की तरह रहो, अगर की मालकिन को घर के नौकरों की खबर लगी वो क्या करना चाहते हैं तो शायद न उनकी नौकरी बचेगी न उनकी जान, सो अपनी औकात में रहो क्योंकि मेरी नजर तो तुम्हारे ऊपर हमेशा ही रहने वाली है। रकुल उसको घूर के देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं, मेघना भी इतना बोल वहां से चली जाती है। वही आरिफ जो मेघना के बाद से सीधा मान्या के रूम में जाता है जहां डोर खुला हुआ था। आरिफ अंदर आता है और देखता है मान्या बड़े खतरनाक वाले एक्सप्रेशन के साथ दरवाजे की ओर ही देख रही, जिसे देखकर एक बार के लिए आरिफ भी डर जाता है। वो बेड के पास जाता है क्योंकि मान्या एक हाथ से अपने सिर को पकड़े लेती हुई थी और घूर के आरिफ को ही देख रही थी। उसने बड़े खतरनाक आवाज में कहा, अंडस्को कहाँ इतनी देर, पूरे 30 मिनट्स में तुम्हारा वेट कर रही थी। आरिफ ने उसे देखा और शांति से कहा, अंडस्को वो रकुल ने मुझे रोक लिया था, वो फिर से वापस आ गई है सो वो मुझे बता रही थी। आरिफ ने सच बता दिया क्योंकि वो तो चाहता था मान्या उस लड़की को अपने तरीके से हैंडल करे, क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो शायद बेचारी सह नहीं पाए। मान्या रकुल का नाम सुनते ही चिढ़ गई, उसने कहा, अंडस्को अच्छा उससे बात करना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें। आरिफ ने बेचारों जैसा मुंह बनाया और कहा, अंडस्को ऐसा कुछ नहीं है वाइफी जी, मैं तो आ ही रहा था आपके पास, लेकिन वही सामने टपक पड़ी, पता नहीं दिन भर मेरी तारीफ क्यों करती रहती है, जैसे कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितनी अच्छी बॉडी है मेरी। मान्या तो आरिफ की बात सुन आग बबूला हो रही थी, उसे रकुल को आज जान से मारने का कर रहा था और यही तो आरिफ चाहता था, क्योंकि रकुल जैसे लोग जितना जल्दी हो सके उनके लाइफ से कांटे की तरह चुभने से अच्छा है उसे कुचल कर तोड़ देना चाहिए। वही मान्या ने कहा, अंडस्को बस 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 मुझे नहीं सुनना और तुम मेरे अलावा किसी लड़की से बात करते दिखने नहीं चाहिए।
मान्या की बात सुन आरिफ हैरान रह गया और बोला अंडस्को क्या? मान्या ने कहा अंडस्को हाँ दिखे तो देख लेना क्या हाल करूंगी मैं तुम्हारा। आरिफ ने कहा अंडस्को बट वाइफी जी ऐसे करने से तो अगर मुझे किसी से कोई काम करेगा वो भी नहीं बोल पाऊंगा। मान्या ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर फेर लिया। अरे नाराज जो थी अपने भोले पंडित से। आरिफ भी समझ गया कि आज उसकी माफिया बीवी नखरे दिखाने वालों में से है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और कहा अंडस्को ओके कहिए क्या सजा है मेरी आज। मान्या तो जैसे यही सुनना चाहती थी वो बड़ा खुश हो गई बट किसी को एक्सप्रेशन दिखाना भाई ये तो कभी मान्या करने वालों थी नहीं, इसलिए उसने बड़े रुड टोन में कहा अंडस्को मैं बीमार हूं तो चल नहीं सकती इसलिए मुझे वॉशरूम ले चलो। आरिफ मान गया और उसके पास गया और उसे कंधों से पकड़ने लगा तो मान्या ने उसे रोकते हुए कहा अंडस्को अरे ऐसे नहीं गोद में उठाओ। आरिफ ने उसे घूर के देखा जो आराम से एक महारानी बनकर उसे ऑर्डर दे रही थी। बेचारा आरिफ भी क्या करता इसलिए वो भी मान्या को गोद में उठा लेता है। मान्या के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है लेकिन उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। आरिफ ने जल्दी से मान्या को वॉशरूम लेकर जाता है और उसे वहां पर खड़ा करके वहां से जाने लगता है तो मान्या उसे रोकते हुए बोली अंडस्को कहाँ चल दिए मुझे नहलाएगा कौन? मान्या की बात आरिफ जैसे शोक में ही चला गया था। सीरियसली मान्या चाहती थी आरिफ उसे नहलाए, उसे पता भी था वो क्या बोल रही है, इसलिए वो बोला अंडस्को वाइफी जी ये आप क्या कह रही है, मैं आपको कैसे नहला सकता हूँ? मान्या ने आरिफ को छोटी छोटी आंखें करते हुए कहा अंडस्को क्यों नहीं कर सकते, पति हो तुम मेरे और अपनी बीमार पत्नी को तुम अभी नहला भी नहीं सकते। आरिफ ने अपनी माफिया बीवी के देखा जो इस समय ये सब बात करते हुए बीमार तो बिल्कुल नहीं लग रही थी लेकिन क्या करे वो भी बेचारा अपने किस्मत का मारा जो था। तब भी उसने कहा अंडस्को बट वाइफी जी ऐसा करना हमारे पंडित करना पाप है। मान्या को बड़ा चिढ़ लगा इसलिए उसने चिढ़ते हुए उसके हाथ को खींचते हुए वॉल से सता दिया और एक हाथ दीवार में रखते हुए हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ पंडित तुम ही पूरे संसार में एक सद्गुण पंडित है, बाकी पंडित के तो न बच्चे हैं न कोई सुख शांति के लिए उनकी पत्नी। आरिफ मान्या के इतने करीब रहकर घबरा रहा था क्योंकि मान्या कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने बड़े अच्छे से मान्या के लिए अच्छे शब्द चुनते हुए कहा अंडस्को आप मेरा गलत मतलब समझ रही है, वो मेरा मानना है कि औरतों की अपनी एक प्राइवेसी होती है और हम मर्दों को उनकी ये चीजों में पड़ना नहीं चाहिए, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल न हो जाए। आरिफ की बात सुन मान्या को बड़ा अच्छा लगा लेकिन आज तो फुल मूड में थी कि अपने भोले पंडित को अच्छे से क्लास लगाएगी। हद बेचारी बैंकॉक में 2 हफ्ते रही लेकिन उसके पति को जाता सा भी दया आया हो कि हाँ कि वो कभी उसे फोन करे। अरे फोन नंबर नहीं था तो नवीन तो था, उसके पास नंबर तो रहता ही है, उसके पास उससे फोन लेकर बात कर ही सकता था, लेकिन न हमारे आरिफ ने ऐसा महान काम नहीं किया। अब मान्या इसे कैसे छोड़ सकती है, इसलिए उसने कहा अंडस्को नहीं मुझे कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए। फिर वो आरिफ को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली अंडस्को तुम एक काम क्यों नहीं करते मेरे साथ, तुम भी क्यों नहीं नहा लेते? वो उसे इसलिए ऐसा बोली क्योंकि आरिफ अभी गार्डन से आया था तो उसके बॉडी पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। वही अब तो आरिफ के पास शब्द ही नहीं बचे थे, वो हैरान था कि उसकी माफिया बीवी रियली बड़ी वाली बेशम है। उसने घबराते हुए कहा अंडस्को मैडम जी आई मीन वाइफी जी ये आप क्या कह रही है, ये मैं ये नहीं कर सकता। मैडम वर्ड सुन मान्या का चेहरा डार्क हो गया। उसने कहा अंडस्को लगता है मेरे 2 हफ्ते ना रहने से तुम मुझे भूल गई, कोई बात नहीं मैं याद दिला दूंगी। इतना बोल वो आरिफ को किस करने के लिए अपनी एरी पर खड़ा होती है।